Hello friend, welcome back to our channel and good evening all of you. Today we will discuss a very important topic. This topic name is Supreme Court of India. तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपका जानेंगे और इस विषय का नाम है आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट की बेसिक इंट्रोडक्शन से, जो कि आपका मूल परिचय में आपका आता है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, कहाँ पे इसकी स्थापना पहली बार हुई थी, फिर हम इसकी हिस्ट्री में जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें, फिर हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होता है, इसकी क्या भूमिका होती है, फिर हम जानेंगे कि समय समय पे जो जजों की संख्या है वो आपका कौन बढ़ा सकता है, फिर जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट चीजें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन से, जिसमें आता है इसका ओरिजिन यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब हम उत्पत्ति की बात करते हैं, ओरिजिन की बात करते हैं, तो हम चलते हैं किसमें, आपके हिस्ट्री में यानी इतिहास में। तो इतिहास में जब हम जाते हैं, मेनली किस इतिहास में, आपका मॉडर्न जो हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास जो है वहां पे। तो आपको पता होगा कि मॉडर्न जो हिस्ट्री है वहां पे ब्रिटिश आधिपत्य, भारत में ब्रिटिशों का जो शासन है उसके बारे में बात आती है। तो सबसे पहले 1757 में आपको पता होगा कि प्लासी का वॉर होता है और यहाँ पे ये वॉर एक काफी निर्णायक था कि भारत में किसका शासन होगा, किसका रूल होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, बंगाल के जो नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, वो आपका हार जाते हैं मीर जाफर के विश्वासघात के कारण। इसके बाद ब्रिटिशों का जो शासन है पूरी तरह से भारत में स्थापित हो जाता है और फिर आपका उसके कुछ साल बाद एक और वॉर होता है जिसका नाम था बक्सर का युद्ध, जो कि काफी इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे भारत का जो है राजनीतिक प्रशासन, शासन प्रशासन पूरी तरह से किसके हाथ में चला जाता है, ब्रिटिशों के हाथ में चला जाता है और यहाँ से हमारा शासन प्रशासन, हमारी जो देश की नीतियां थी वो आपका कौन बनाने लगे थे, ब्रिटिशर। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। फिर उन्होंने इसी शासन प्रशासन को चलाने के लिए, आपका आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे एक्ट लाए, जिसमें आपको पता होगा कि हर 20 साल में आपका एक्ट आता था। जैसे आपने पढ़ा होगा चार्टर एक्ट 1813, बहुत सारे प्रोविजन किए गए थे। फिर आता है चार्टर एक्ट 1833, फिर आता है आपका, ऐसे करके बहुत सारे एक्ट आए आपके। फिर आपका कुछ एक्ट ऐसे थे जैसे कि आपने पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। तो जब हम बात करते हैं इन्हीं में से एक एक्ट की, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे प्रोविजन इसके द्वारा किए गए थे, उसका नाम है आपका रेगुलेटिंग एक्ट, जो कब आता है 1773 में। और इसी एक्ट के द्वारा बहुत सारे प्रोविजन किए गए थे, जैसे आपने पढ़ा होगा कि गवर्नर जनरल का, बंगाल के गवर्नर जनरल का, यहीं पे वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे सबसे पहले गवर्नर जनरल 1772 में। तो बंगाल के गवर्नर, कभी भारत के गवर्नर, इस तरह से उनका चलता रहता था। तो 1773 में आपका एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में, यानी 1774 में। और ये होती है कहाँ पे, आपके कलकत्ता में, और ब्रिटिशों के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है एज अ फेडरल कोर्ट के रूप में। फेडरल कोर्ट के रूप में कहाँ पे हुई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पहली बार कलकत्ता में, जब हम गुलाम थे। ओके, फिर हम बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के बाद भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है। आप सभी जानते होंगे कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलती है और वो आजादी थी किसके साथ, आपके विभाजन के साथ। और यहाँ पे पार्टीशन के साथ हमें आजादी मिलती है, दो देश आपका बट जाते हैं, एक का नाम था आपका क्या, मतलब दो पार्ट में बट जाता है पाकिस्तान, एक का नाम था इंडिया। तो भारत अपना संविधान बनाता है उसके बाद। तो भारत का जो संविधान था वो आपका कब बना, बनकर तैयार हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपके लगे थे। और 26 नवंबर 1949 को हमने जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया तो बहुत सारे जो प्रोविजन थे, बहुत सारे जो प्रावधान थे उसी दिन से लागू हो गए थे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है 324 से 329 तक,
इसके अलावा जो सिटीजनशिप का आर्टिकल है, जो नागरिकता के बारे में बात करता है, वो भी आपका 26 नवंबर 1949 से आपका लागू हुआ। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया। फिर जब हम संविधान लागू करते हैं उसके बाद हमें क्या होता है, एक कोर्ट की आवश्यकता पड़ती है जो कि स्थापित होता है कब, 28 जनवरी 1950 को। तो भारत में, स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को, जब हमने संविधान अडॉप्ट किया उसके 2 दिन के बाद, यानी 28 जनवरी 1950 को। और दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में आपकी हुई थी। फिर जान लेते हैं आपकी एकीकृत न्याय प्रणाली के बारे में। तो आपको पता होगा कि जब हम बात करते तो इंटीग्रल जुडिशियल सिस्टम में जो कोर्ट है आपस में आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे कि हम एक उदाहरण से समझते हैं, जहाँ पे सपोज कोई व्यक्ति है, वो आपका सबसे पहले कोई उसका केस है, कोई मामला है, उसको लेके वो जाता है अपने जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट आपके आते हैं, जिला जो न्यायालय होते हैं, तो वहां पे जाता है, वहां पे डिसीजन आपका आता है इनका। तो वो इस डिसीजन से आपका पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता है और अब वो अपील करता है कहाँ पे, आपका हाई कोर्ट पे, जो कि स्टेट के कोर्ट होते हैं। और भारत में आपका 25 हाई कोर्ट वर्तमान समय में है, तो यहाँ पे अपील करता है। फिर यहाँ के डिसीजन से भी वो आपका संतुष्ट नहीं होता है, फिर वो जाता है टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, ओके, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, जिसको कि एपेक्स कोर्ट के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो सबसे टॉप पे है आपका सुप्रीम कोर्ट, जिससे ऊपर आपका कोई भी कोर्ट नहीं है। उसके नीचे है आपका उच्च न्यायालय, जिसको आप हाई कोर्ट कहते हैं। और हाई कोर्ट के नीचे है आपके जो डिस्ट्रिक्ट के जो आपका अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर न्यायालय आपके आते हैं। तो भारत में न्यायालयों की क्या है, एक एकीकृत प्रणाली है। इसमें सबसे टॉप पे आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, जो कि आपका सिंगल है और पूरे देश का केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट विभिन्न राज्यों में आपके है और कुछ राज्य शेयर करते हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। फिर आप देखते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है, क्या रोल है इसका। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, तो उसमें आपका पहले आता है संविधान का रक्षक, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, हमारे संविधान का रक्षक है, तो काफी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है मौलिक अधिकारों का रक्षक, तो फंडामेंटल राइट्स की हमें गारंटी देता है हमारा संविधान, और उसकी रक्षा करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जब भी आपके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, उसका वायलेशन होता है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और वहां पे सुप्रीम कोर्ट आपकी 5 टाइप्स की जो रिट होती है वो जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। तो वहां पे आपके मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाता है। और 226 के तहत आप जाते हैं जो हाई कोर्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका जो हाई कोर्ट है उनको ज्यादा पावर दी गई है, किसमें, आपके जो लीगल राइट होते हैं और मौलिक अधिकार होते हैं, उनके दोनों के सेंस में हाई कोर्ट को यहाँ पे मोर पावर है कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट, ओके। फिर आता है आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो आपके नागरिकों के अधिकारों और संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है। नागरिकों के अधिकार जो सिविल राइट होते हैं, जो नागरिक के अधिकार होते हैं, जिसमें कि फंडामेंटल राइट यानी आपके मौलिक अधिकार आते हैं। और संविधान की सर्वोच्चता की जब हम बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे देश में सर्वोच्च कौन है, सुप्रीम कौन है, आपका संविधान है। और उस संविधान का जो सोर्स है, यानी उसका स्रोत है, उसको पावर कहाँ से मिलती है, भारत की जनता यानी इंडिया की जो जनता है उससे। तो जैसे प्रियम्बल में, उद्देशिका में हम पढ़ते हैं कि जो संविधान की आत्मा, और जिसको संविधान की आत्मा भी आपका कहा गया है प्रस्तावना को, तो वहां पे उसका सोर्स है भारत की जनता। अब हम मूव करते हैं न्यायाधीशों की संख्या और उनका विकास। आपको पता होगा कि समय समय पे जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और ये कौन बढ़ाती है, हमारी पार्लियामेंट। क्यों बढ़ाती है, बेसिक सा रीजन है आपका कि बहुत सारे केस आ जाते हैं आपके, बहुत सारे केसों की संख्या में
वृद्धि हो जाती है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इस समय आपके बहुत सारे केस जो है पेंडिंग है, जिसपे कि बहुत सालों से अभी तक उन पे सुनवाई नहीं हो पाई है। तो इस कारण से हमें अधिक से अधिक न्यायालय में न्यायाधीशों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था 28 जनवरी 1950 को, तो उस समय हमारे पास एक सीजेआई हुआ करते थे और 7 अदर्स जज हुआ करते थे, और टोटल इनकी संख्या कितनी थी? 8 थी प्रारंभ में 1950 में। फिर आता है 1956 में, हमने इनकी संख्या बढ़ा के कितनी कर दी? आपकी 10 कर दी। फिर 1966 में हमने 10 से 13 कर दी। फिर 1977 में हमने 13 से आपका 17 कर दी, और 1986 में आपका 25 जज। फिर आपका 2009 में आपके 30 जज। फिर आपका प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में 33 + 1 यानी टोटल आपके 34 जज है, जिसमें से एक सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 आपके अन्य जज है। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। इनकी संख्या बढ़ाती है कौन? आपकी पार्लियामेंट, हमारे देश की संसद। ओके। फिर आता है, अगर हम बात करें कि इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है, तो सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपका कि भारत का नागरिक होना चाहिए। आपको मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके अलावा दूसरी क्वालिफिकेशन है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है आपकी, कि आपका जो हाई कोर्ट का जो एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव है एज अ जज के रूप में, एक न्यायाधीश के रूप में, वो आपका 5 साल का होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं एडवोकेट के रूप में यानी वकील के रूप में हाई कोर्ट में, तो वो आपका 10 साल का होना चाहिए। और लास्ट में आता है राष्ट्रपति की राय में आप क्या होने चाहिए? एक प्रतिष्ठित न्यायविद होने चाहिए यानी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए। किसके ओपिनियन में? प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। तो यहाँ पे 5 साल का आपका जज का अनुभव होना चाहिए, 10 साल का आपका वकील का अनुभव होना चाहिए। दोनों कहाँ पे होना चाहिए? आपका हाई कोर्ट में होना चाहिए, जो कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे होते हैं यानी जो उच्च न्यायालय होते हैं राज्यों के, वहां पे। फिर हम बात करते हैं आपके संविधान में न्यूनतम आयु कुछ नहीं दी गई है, और न्यूनतम आयु के बारे में संविधान आपका मौन है, कुछ नहीं कहता है। लेकिन जो आपकी अधिकतम आयु है वो 65 वर्ष यानी रिटायरमेंट एज आपकी 65 ईयर है, या 6 वर्ष यानी जो भी आपके पहले हो। अगर आपकी एज 2 ही साल बचे हैं 65 वर्ष वो होने पे, तो आपका कार्यकाल आपका इतना ही होगा। आपके 65 वर्ष के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे प्रोविजन है। फिर आता है जो जज है, इनकी जो कार्यकाल की सुरक्षा है वो कौन देता है इनको? राष्ट्रपति, संसद या आपका संविधान। तो कार्यकाल की सुरक्षा आपका संविधान देता है। ओके, तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है आपका। फिर मूव करते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट क्या करेंगे? बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, इसके अलावा जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, इन दोनों से परामर्श करके, जिसको आप कॉलेजियम सिस्टम भी कहते हैं, उनसे परामर्श करके क्या होती है? आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से परामर्श करके। अब हमने चीफ जस्टिस तो बना दिया अपना, अब हमने कुछ और जज बनाने हैं, तो उसकी नियुक्ति कैसे होगी? सीजीआई की जो परामर्श है, अब हम किससे परामर्श करेंगे? कि जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे परामर्श करेंगे, तब हम अन्य जजों की नियुक्ति करेंगे। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी? सीजीआई के साथ परामर्श करके। तो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य कुछ न्यायाधीश होते हैं, बहुत सारे कॉलेजियम ग्रुप होता है, उनके साथ डिस्कशन डिबेट करके आपका सीजीआई की नियुक्ति होती है। उनकी नियुक्ति हो जाती है, तो तब आपके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उनके परामर्श पे, उनकी सलाह पे। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो वरिष्ठता का नियम आपका यहाँ पे फॉलो किया जाता है, जैसे कि जो वरिष्ठ होता है वही आपका जो सबसे ऊपर होता है, जिसकी आयु मतलब वरिष्ठता का नियम फॉलो किया जाता है। यह प्रथा आपकी काफी पहले से चली आ रही है। तो जो सबसे वरिष्ठतम है उसी को आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपका बनाया जाता है। शपथ और कार्यकाल हमने बता दिया कि राष्ट्रपति
आपका सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको शपथ दिलाते हैं, यानी उसको ओथ दिलाते हैं। फिर आता है कार्यकाल, तो 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पे बने रहते हैं। उसके बाद रिटायरमेंट एज, यानी 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की अधिकतम आयु एज है आपका, और न्यूनतम आयु का यहाँ पे आपका कोई भी प्रोविजन यहाँ पे नहीं किया गया है। संविधान इस सेंस में आपका मौन है। फिर आता है वेतन और इस्तीफा। तो वेतन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे वेतन, विशेषाधिकार, पेंशन संसद द्वारा समय समय पे आपके निर्धारित किए जाते हैं। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। संसद के मतलब संसद द्वारा समय समय पे इनके वेतन, सब कुछ अलाउंसेस जो भी है वो आपके निर्धारित किए जाते हैं। फिर आता है इस्तीफा। तो ये अपना रेजिग्नेशन जो है राष्ट्रपति को सबमिट करते हैं। राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा आपका सौंपते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। फिर आता है आपका जो अन्य भी न्यायाधीश। फिर आता है आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो संविधान द्वारा न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर संविधान प्रदान करता है। यहाँ पे राष्ट्रपति आपका कोई रोल नहीं है उनको, जैसे कि राज्यपाल के सेंस में कि हम बोलते हैं कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज आपका ऐसा नहीं होता है। उनको कार्यकाल की सिक्योरिटी आपका कौन देता है? संविधान देता है। राष्ट्रपति की मर्जी यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के दौरान पद धारण नहीं करता है। तो यहाँ पे राज्यपाल करता है आपका प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के तौर पे। फिर आता है स्वतंत्र भारत में अब तक किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आपका हटाया नहीं गया। तो इनको हटाया जा सकता है आपका किस सेंस में? तो इसको आपका महाभियोग नहीं कहा जाता है। महाभियोग तो केवल राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट होता है अनुच्छेद 61 के तहत, तो उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें होती है आपकी, एक होता है साबित कदाचार जिसको आपका कहा जाता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो संविधान के साथ कुछ छेड़खानी, इस तरह से अन्य जो लोग हैं उनके साथ, तो यहाँ पे इस द्वारा इनको हटाया जाता है। अक्षमता, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है इनकैपेबल है तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो अक्षमता के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका साबित कदाचार। तो राष्ट्रपति जो संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति इनको हटा देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, जो प्रोसेस है वो कैसे शुरू होती है, इनकी इम्पीचमेंट जिसको आपका कहा गया है। पूरी तरह से हम इसको इम्पीचमेंट नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है वो सदन में शुरू की जा सकती है। तो अगर हम लोकसभा से इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो यहाँ पे लोकसभा में हमारे पास 100 मेंबर्स होने चाहिए। साइंड जो प्रस्ताव है उस पे 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर आपका स्पीकर को ये सौंपा जाता है। फिर 2/3 बहुमत से, यानी इसके लिए हमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए। पहले तो 100 सदस्यों का आपका साइन होना चाहिए उस प्रस्ताव पे जो कि प्रस्ताव आया है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए। फिर स्पीकर को सौंपा है। फिर इसके बाद फिर इस पे वोटिंग हुई, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा इसको हटाया जाता है। अगर हम इसकी जो प्रस्ताव है वो पहले राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा में आपका 50 सदस्यों की जरूरत होती है। यहाँ पे भी आपका स्पेशल मेजोरिटी से आपका पारित होना चाहिए। फिर आपका उपसभापति को सौंपा जाता है। अगर हमने बात की लोकसभा में आया तब जाएगा आपका राज्यसभा में। तो लोकसभा में आपका 50 सदस्य होने चाहिए। 2/3 बहुमत से आपका मतलब विशेष बहुमत से आपका पारित होना चाहिए। फिर अध्यक्ष को, अगर यही प्रस्ताव सर्वप्रथम आया किसमें? राज्यसभा में, तो राज्यसभा से पहले 50 सदस्यों का अनुमोदन, उनका जो साइन है वहाँ पे 2/3 बहुमत से पारित, फिर सभापति साइन करेगा, फिर इधर जाएगा, इस तरह से। तो ऐसे होता रहता है। तो किस सदन में पहले आता है ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो हटाने की अंतिम प्रक्रिया, पहले तो प्रस्ताव पेश होता है, संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी को सौंपा जाता है। तो पहला सदन इसे विशेष बहुमत से पारित करता है। तो पहले सदन अगर लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो आपका 100 सदस्यों का साइन होना चाहिए। फिर जाएगा दूसरा सदन इसको फिर से आपका पारित करेगा। आपका क्या करेगा? इसको पारित करेगा 2/3 बहुमत से, यानी विशेष बहुमत। अगर यहाँ पे राज्यसभा में पहले आया तो 50 सदस्यों के साइन होने चाहिए। 2/3 बहुमत से राज्यसभा साइन करेगी। फिर जाएगा आपका लोकसभा में, लोकसभा भी सेम 2/3 बहुमत से आपकी पारित करेगी। फिर आपका बाद में ये प्रस्ताव यहाँ पे
राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो न्यायाधीश को हटाने के लिए जो अंतिम आदेश है वो आपका राष्ट्रपति देते हैं। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट। अब हम बात करते हैं इसके 7 प्रमुख जुरिस्डिक्शन के बारे में, यानी महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार के बारे में। तो सबसे पहले क्षेत्राधिकार आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी मूल क्षेत्राधिकार, जो कि आर्टिकल 131 के अंतर्गत आपका आता है। फिर आता है रिट जुरिस्डिक्शन, ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है अपीलीय, यानी एपीलेट कोर्ट के रूप में, अपीलीय न्यायालय के रूप में। फिर आता है सलाहकारी, जो 143 में आता है। फिर अभिलेख न्यायालय, जिसको आप कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, 129 में। न्यायिक समीक्षा, पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा का आपका कोई आर्टिकल मेंशन नहीं है, लेकिन इसका वर्णन बहुत जगह मिलता है, जैसे कि 13 में मिलता है, 21 में मिलता है, 137 में मिलता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इनके बारे में जानते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले आपका मूल क्षेत्राधिकार आता है, जो कि आपका किससे संबंधित है? मूल क्षेत्राधिकार। यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई डिस्प्यूट है आपका, फेडरल डिस्प्यूट के रूप में इसको जाना जाता है, तो केंद्र बनाम एक या अधिक राज्य के बीच कोई डिस्प्यूट है। फिर आता है केंद्र या राज्य बनाम अन्य राज्य, केंद्र और एक राज्य के बीच और दूसरे राज्यों के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच। तो ये आपका मूल क्षेत्राधिकार में आपका आता है। इसको फेडरल कोर्ट के रूप में उस समय जाना जाता है। तो इन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ही निर्णय आपका ले सकता है। कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, चाहे वो सेंटर स्टेट, स्टेट टू स्टेट के बीच हो। फिर आता है रिट जुरिस्डिक्शन, जहाँ पे कि जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करने से आपका संबंधित है। तो यहाँ पे आपकी 5 प्रकार की आपकी रिटें होती है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है आपकी। तो अनुच्छेद 332 के तहत जो 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हमारे क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं। उसकी गारंटी संविधान के द्वारा दी गई है, लेकिन उसका रक्षक है सुप्रीम कोर्ट। फिर आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी जो आपका अपील का न्यायालय है, यानी निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। तो संवैधानिक मामलों में अपील हो सकती है, सिविल मामलों में अपील हो सकती है, या क्रिमिनल मामलों में आपकी अपील हो सकती है। फिर आपका आता है सलाहकारी अधिकार क्षेत्र। तो यहाँ पे अगर राष्ट्रपति चाहे किसी विषय पे सुप्रीम कोर्ट से आपका सलाह ले सकता है 143 के अकॉर्डिंग। तो ये आपका जो सलाह है वो आपकी क्या नहीं मानी जाती है, बाइंडिंग नहीं मानी जाती है, यानी बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति पे ले भी सकता है या आपका नहीं भी ले सकता है। फिर आता है न्यायिक समीक्षा, जो कि आपका केंद्र या राज्य सरकार को विधायी अधिनियम जो है, कार्यकारी जो आदेश है, उनकी संवैधानिकता की जांच करता है। सपोज आपका कार्यपालिका ने आपका कोई कानून, व्यवस्थापिका ने, पहले संसद ने वो पास किया, कानून बना, लॉ बना, कार्यपालिका ने उसको लागू किया। फिर आपका सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि ये जो लॉ बना है, वो आपका जो कानून बना है, कहीं वो आपके संविधान का उल्लंघन तो नहीं करता है, कहीं वो आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन तो नहीं करता है। तो तब उस पे न्यायिक समीक्षा आपका उसका रिव्यू किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू, जो कि संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने में काफी इम्पोर्टेंट होता है, संघवाद बनाए रखने में काफी इम्पोर्टेंट होता है, और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट। लेकिन जुडिशियल रिव्यू जो शब्द है, उसका स्पष्ट रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन आपका 13 में, 21 में, 137 में, इस तरह से आपका वहां पे वर्णन मिलता है थोड़ा थोड़ा। फिर आता है अंतिम व्याख्याता और अन्य शक्तियां। तो सुप्रीम कोर्ट अंतिम व्याख्याता है, किसी भी कानून का इंटरप्रेटर करता है, संविधान का। अभिलेख न्यायालय काफी इम्पोर्टेंट है, स्वयं के निर्णय या आदेश की भी समीक्षा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अगर चुनाव में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देता है। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये जाना हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें। तो यहाँ पे हमने भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ चीजें जानी, जो कि आपकी काफी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने देश का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जाना। फिर आता है आपका जो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, यानी उच्च न्यायालय। फिर हमने अधीनस्थ न्यायालय। तो भारत में अदालतों की एकीकृत न्याय प्रणाली आपकी मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया? 1950 में, स्वतंत्र भारत में। तो हमने देखा कि संविधान का रक्षक है, मूल अधिकारों का रक्षक है, और कार्यकाल की सुरक्षा
प्रदान करता है जजों के लिए। तो ये आपका इसकी स्वतंत्रता और संरक्षण से हो गया। तो यहाँ पे इसकी जो आयु योग्यता के बारे में हमने देखा, तो कैसे नियुक्ति होती है, प्रमुख शक्तियों के बारे में जाना, और कुछ अन्य शक्तियां भी है, जैसे कि जो अंतिम व्याख्याकार है सुप्रीम कोर्ट किसी भी और इसके अलावा आपका स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकता है, और फिर आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विवादों को आपका सुलझा सकता है। कल हम पढ़ेंगे भारत जो हाई कोर्ट है उनके बारे में, यानी उच्च न्यायालय के बारे में। तो ये आपका आज की वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 65 वर्ष दिया गया, तो 10 वर्ष तो यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कल हम पढ़ेंगे आपके हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और विस्तृत से जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें। तो ये आपका केवल इंट्रोडक्शन था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।